अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वफ़ियत से होंगे। लकीली मेरे ऑफ़िस में मेरे बड़े प्यारे दोस्त मंज़र साहब मौजूद थे। अच्छा, मंज़र साहब के साथ मेरी जो दोस्ती है वो भी एक इल्म की वजह से है। बेशक इनमें बेशुमार खूबियाँ हैं, इनके अंदर एक जो कमिटमेंट है, इखलास है और इखलाक है, बेशुमार खूबियाँ, लेकिन वो जो इल्म है उसे MBTI कहते हैं। और MBTI जो है वो इंसान की शख्सियत को जानने का इल्म है, जो कि कार्ल जंग ने कभी उसकी थ्योरीज़ पे बेस्ड करके इसको बनाया गया और इस पर बड़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं। हमारे बड़े प्यारे उस्ताद डॉक्टर कमरुल हसन साहब ने इस पर बड़ा काम किया है। उनके लेक्चर्स सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह मंज़र साहब के भी कुछ लेक्चर्स इसी मौजू पे मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हम आखिरी बार जब मिले थे, इकट्ठे थे, हमने ट्रैवल किया था कराची, अगर आपको याद हो। और उसके बाद आज हमारी को 2-2.5 माह बाद मुलाकात हो रही है। हम किसी प्लांट के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी एक साइकोमेट्री करने, उसकी पर्सनालिटी एनालिसिस करने और उनकी HR को समझने के लिए इकट्ठे कराची गए हुए थे और हमारी बड़ी गपशप लगी। और उसके बाद आज हम बैठे। लेकिन आज अगर हम बैठे हैं मेरे ऑफिस में तो एक वाक़या है जिसको हम सुबह से डिस्कस कर रहे थे। हमारा दिल किया कि इस पे बातचीत की जाए, रिकॉर्ड किया जाए और उसके कई ऐसे पहलू हैं जो नज़रअंदाज हो रहे हैं और उनको भी डिस्कस करके हम आपके सामने ज़रूर रखें। वाक़या जो है वो कल लाहौर में जो केनाल रोड है और केनाल पे कई अंडरपास हैं, उसमें से एक अंडरपास जो है वहाँ पर ये वाक़या पेश आया। और वाक़या कुछ इस तरह था कि कोई साहब थे, उनके साथ पर्सनल प्रोटोकॉल के लिए डाले थे और उसमें सिक्योरिटी के लोग थे। मेरे ख्याल को प्राइवेट कंपनी थी जिससे वो हायर किए हुए सारे के सारे वो लोग थे और वो स्कॉट कहीं जा रहा था उनके साथ। और रास्ते में एक साहब थे जिनका कपड़े का कारोबार है, इमरान नाम है गालिबन उनका। उनके साथ इनकी कोई ऐसी झड़प हुई है या कोई गलतफहमी हुई है और इन गार्डों ने उतर के जो है ना जी सबसे पहले फायर किया, वो अल्लाह ने बचा लिया उनको। दूसरा फायर वो करने लगे तो ये साहब जो थे बड़े कॉन्फिडेंस से बाहर निकले और इन्होंने फिर आगे से रिएक्ट किया, इन्होंने भी आगे से रिस्पॉन्स दिया और वो एक हथापाई भी हुई। और उसके बाद सब लोगों ने, ये गार्ड सारे भागने लगे, कुछ भाग गए और कुछ को फिर इन्होंने फॉलो किया। कुछ ही आगे जाके वो पकड़े गए और एक जो गाड़ी थी वो गाड़ी छोड़ के और मतलब 3 वेपन छोड़ के वहाँ से भाग गए। अच्छा, अब ये वाक़या जो है ना ये एक अगर कानून की नज़र से देखा जाए तो एक दहशतगर्दी का वाक़या बन जाता है। और पुलिस ने, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये वाक़या हाईलाइट हो गया, पुलिस ने और स्टेट ने फौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया। लाहौर के जो DIG हैं ऑपरेशंस फैसल कामरान, बड़े ही एक मौसर पुलिस ऑफिसर हैं, उन पे भी हमने एक दफ़ा बातचीत की और वीडियो उन पे रिकॉर्ड करके मैंने नईम भट्ट साहब ने सोशल मीडिया पे अपलोड की। बड़ा एक्नॉलेज किया गया उनकी जो सर्विसेज हैं, तो उन्होंने भी फ़ौरन एक्शन लिया और मेरा ख्याल है कुछ लोग पकड़े भी गए जी ऐसे। लेकिन जो सोचने की बातें हैं ना वो 2-3 बड़े डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जी इसमें, जिसको मंजर भाई को डिस्कस नहीं कर रहा। यानी हर कोई वकूए को तो बता रहा है, लेकिन इसके 2-3 ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जा रहा। उसमें से एक जो है वो ज़ाविया नज़र ये है कि ये जो डाला कल्चर है और शो ऑफ कल्चर है और अपना आप दिखाना है, बताना है, ये कहाँ से आ गया? ये साइकोलॉजिकली मैं बताता चलूँ कि मंजर साहब जो हैं वो साइकोलॉजी असेसमेंट के एक प्रॉपर एक रिसर्चर और एक स्कॉलर हैं, एक अथॉरिटी हैं अपने काम की। बेशुमार गवर्नमेंट के इदारों में भी इनको एज अ कंसल्टेंट बुलाया जाता है। तो मैंने कहा इनकी मौजूदगी में फ़ायदा उठाएं। ये जो शो ऑफ कल्चर है ये किस चीज़ की अलामत है? जी बहुत शुक्रिया बुलाने का। इसमें 2 पहलू हैं। सबसे पहला पहलू तो ये है कि हम जो उस डाले में मौजूद था मालिक उसकी तरफ रहते हैं, फिर हम गार्ड्स की तरफ जाते हैं। अब जो मालिक है, ये जो शो ऑफ पावर है, शो ऑफ सो कॉल्ड सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये अक्सर जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये एग्री करते हैं कि ये बचपन की किसी कमी की तरफ निशानदेही करता है। अच्छा। और ये बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जो आजकल के मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट भी हैं और जो पुराने साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनका इस चीज़ पे कंसेंसस है कि ये बेसिकली इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है जो कि मैनिफेस्ट करता है एज सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यानी असल में ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है और इसका एक्सप्रेशन जो है वो सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है।
तो आप ये ज़हन में रखें कि अगर कोई इंसान शो ऑफ करता है तो पीछे से उसके एक एम्प्टीनेस, एक हॉलोनेस और एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल अक्सर लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं है, और आप ये रिसर्च पेपर्स बहुत ज़्यादा इस पे आ चुके हैं जो कि बहुत वेल साइटेड भी हैं, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च जो है वो इस चीज़ को सजेस्ट करती है। अच्छा जी। नंबर 2, अब आते हैं इन गार्ड्स की तरफ और इन लोगों की तरफ। एक तो उनको बड़ी डायरेक्शन मिलती है अपने मालिकों की तरफ से कि आपने हमारी प्रोटेक्शन करनी है, ना सिर्फ प्रोटेक्शन करनी है बल्कि प्रोएक्टिव होके लोगों को एक शो ऑफ पावर भी दिखाना है। क्योंकि जो बैक ऑफ द माइंड उनके चीज़ होती है वो प्रोटेक्शन नहीं होती, वो एक शो ऑफ पावर, शो ऑफ स्ट्रेंथ। और इतना प्रोटेक्शन का मसला नहीं है। मैं तो भाई आप तो कराची मेरे साथ गए हैं, कई जगह आपने ट्रैवल भी किया होगा। लाहौर बड़ा सेफ सिटी है जी, यानी लाहौर सेफ सिटी अथॉरिटी तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन लाहौर शहर में बामुकाबला अगर देखा जाए किसी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी की अगर बात की जाए तो लाहौर बड़ा सेफ सिक्योर एक सिस्टम है। यहाँ पर डॉल्फिन है, PRU, बेशुमार तरह की कह लीजिए वो अपना सर्विसेज हैं पुलिस की, और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। शो ऑफ ही ज़्यादा मेरे ख्याल इंपॉर्टेंट, शो ऑफ करने के चक्कर में अगर लोगों से पूछें आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने कुछ लोगों से पूछा कि ये डाले और इस तरह की चीज़ देख के आप कैसा फील करते हैं, तो वो इन चीज़ों को देख के बल्कि अनसेफ फील करते हैं। उनको लगता है कि ये एक दहशत की और एक अनसेफ होने की अलामत है कि उनके शहर में ऐसे लोग दंदनाते फिर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको हुकूमत को देखने की ज़रूरत है। और ये आपकी बात सही है कि लाहौर रिलेटिवली पाकिस्तान में एक सेफ सिटी है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि कराची में ना, जब आप याद करें ना, जब हम भी इकट्ठे गए थे, या मैं जाता रहता हूँ अक्सर देखता हूँ, कराची में लोगों ने अपने डाले के पीछे गनमैन बिठाया होता है वहाँ, क्योंकि स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है। लाहौर शहर जो है वो बहुत इस हवाले से सेफ़ है। और ये एक तो हमें पता लग गया कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है उसी का एक एक्सप्रेशन जो है वो सुपीरियरिटी बन, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा अब आ जाता है एक और एस्पेक्ट इसमें। अब ये जो कंपनियां कितनी आ गई हैं, अब मैं सोशल मीडिया पे ना जी मंजर भाई बाज़ औक़ात एड्स देखता हूँ, मुझे एड्स बड़े फ़नी लगते हैं। उसमें ना ऐड इस तरह का, रील इस तरह की होती है कि जी इतने डाले, इतने गार्ड, इतनी प्राडो, इतने V8 जो है ना वो आपको इस पैकेज में, और ऐसा पैकेज आपको कहीं से नहीं मिलेगा। आप अंदाज़ा लगा लें कि शो ऑफ की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि लोग इस तरह के पैकेज लेते होंगे ना, 3-4 लाख रुपए में वो पूरा पैकेज जो है वो अवेल किया जाता है। अब वो जो बंदा है वो ना तो प्रोटोकॉल को मैनेज कर सकता है, ना उसको सिक्योरिटी का मसला है, वो शो ऑफ कर रहा है। बेसिकली वो शो ऑफ के लिए सारा कुछ कर रहा है, या दुनिया को दिखाने के लिए कर रहा है, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है। ये जो सिक्योरिटी गार्ड और इस तरह की कंपनियां बनी हुई हैं, आपने कभी सुना है कि इन गार्ड्स के और इस तरह के ह्यूमन रिसोर्स के कोई साइकोमेट्री टेस्ट हुए हो, कोई साइको एनालिसिस हुआ हो, इनका कोई क्रिमिनल ट्रेंड पता लगे, को पता लगे इनके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कितना है, इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, ये सेफ भी हैं, इन्होंने वेपन तो उठाया हुआ है, क्या ये खुद मेंटली हेल्दी हैं? अच्छा, इनके 2 तरह के फिटनेस टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। एक तो इनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी नहीं, आप देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फिजिकली फिट ही हमें नज़र नहीं आ रहे होते। ठीक है। फिर मेंटल फिटनेस में जो सिक्योरिटी के लोग हैं उनके 3-4 ट्रेट्स बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें उनकी स्ट्रेस टेस्ट कि वो स्ट्रेस को कितना हैंडल कर सकते हैं, उसके बाद उनकी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कि वो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हैं, फिर उनकी कम्युनिकेशन कैसी है। बिल्कुल ठीक है। और कम्युनिकेशन उनकी स्ट्रेस से ही रिलेटेड है कि वो स्ट्रेस के अंदर कम्युनिकेट कैसे करते हैं। अभी एक वाकया ऐसा था जिसमें एक बैंक मैनेजर को एक गार्ड ने मार दिया, ये कुछ साल पहले की बात है। ऐसे ही। और इल्ज़ाम उन्होंने एक मजहबी किस्म का लगा दिया। हाँ जी, ब्लास्फेमी का लगा दिया। अब ये देखें, ये इतनी अफसोसनाक बात है कि एक उसने सिर्फ तल्ख कलामी के ऊपर गोली चला दी। कम्युनिकेशन का और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। और ये इनका टेस्ट साइकोमेट्रिक भी हो सकता है, जो कि एक और तरह का टेस्ट होता है जिसमें हम स्ट्रेस और ये चीज़ें मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्लिनिकल साइकोलॉजी का भी टेस्ट होना चाहिए, जिसमें उनको मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट और इस तरह की सिचुएशन से गुजारा जा सकता है, जहां उनको अगर कोई वेपन दिया जा रहा है तो मेक श्योर किया जाए कि वो उसको सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। आप यूनाइटेड किंगडम जाते रहते हैं तो वहाँ देखें, वहाँ असला बहुत कम पुलिस वालों के पास। दुनिया में सारी तरक्की याफ्ता मालिक में असला नज़र नहीं आता। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और यहाँ आप देखें असले की शो ऑफ का कल्चर इतना कॉमन है, हैरत होती है बाज़ औक़ात कि यार हम मतलब किस स्टेट में रह रहे हैं। आपको कासिम भाई मिसाल देता हूँ, अभी रिसेंट एग्जांपल थी कि गुजरात में अभी एक दुश्मनी की बेस के ऊपर 6 लोग मारे गए। मैं नाम नहीं लेता, ये पिछले 1-2 हफ्तों की बात है। उसमें से एक बंदा जो था वो हमलावर जो लोग थे उनका ही दोनों तरफ से हमला हुआ, तो वो अपने ही लोगों की फायरिंग से मारा गया।
मैंने उस पर रिसर्च की और उसके उन्होंने कहा जी कि वो बंदा टिकटॉक पे बड़ा फेमस था। अच्छा जी। अच्छा, वो टिकटॉक पे फेमस था, उसकी मैंने वीडियो जाके सर्च की, उसका अकाउंट था और वो ये खुल्लम खुल्ला कह रहा था जी कि मुझे शौक़ है सिर्फ गोलियां चलाने का और लोगों को मारने का, अगर किसी ने मुझे लेके जाना है तो मैं तैयार हूँ। यानी ये फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ एक्टिव हो जाता है और आप कि जिन चीज़ों को बुला रहा है वो मुसीबत को बुला रहा है। मुसीबत को बुला रहा है। और ये गवर्नमेंट को ये चीज़ें, स्टेट को देखनी चाहिए कि अगर इस तरह के लोग मौजूद हैं तो उनका सदेबाब करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। और लोगों ने, अब वो मर गया है तो लोग उसकी वीडियोस लगा रहे हैं कि ये एक हीरो चला गया, यानी कि उसको आइडलाइज कर रहे हैं। तो अंदाज़ा लगा लें। तो इस कल्चर को डिस्करेज करने की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा, अब ना जी 2-3 चीज़ें और भी आ जाती हैं एडिशन में जो मैं बात करना चाहूँगा। एक तो जो है ना जी वो बड़ा ही एक रूहानी किस्म का एक जुमला या फ़लसफ़ा आपके सामने रखने लगा हूँ। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और कईयों ने, बड़े बड़े सीनियर लोगों ने, बड़े बड़े काबिल लोगों ने इसको सेकंड किया। इसमें मानना ये है कि जो कोई भी शख्स जिसमें ईगो है और ईगो बहुत ज़्यादा, उस ईगो की वजह से जो उसका एक्सप्रेशन बनता है वो कम्युनिकेशन में बनता है या उसके अंदाज में, वो डाले रख ले, बंदे रख ले, होता ये है कि एक एनर्जी ऐसी पैदा हो जाती है, उसका ओरा इस तरह का बन जाता है कि जो प्रॉब्लम और मुसीबत है वो खुद ही फिर चल के उसकी तरफ आती है। यानी उसकी जो मैग्नेटिज्म है, जो उसकी मकनातीसियत है, वो वक्त की बलाओं को खुद ही अट्रैक्ट कर लेती है। यानी आप तकब्बुर की वजह से अपने वक्त के जो चैलेंज हैं उनको खुद ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। यानी आप शो ऑफ करके दरअसल हसद जगा रहे होते हैं, कीना जगा रहे होते हैं, लोगों में नफरत जो है उसको प्रवोक कर रहे होते हैं। लोग आपको फिर किसी बुरी हालत में देखना चाहते हैं, आपके लिए बुरा चाहते हैं, बुरी विश करते हैं, बद्दुआ भी मांगते हैं आपके लिए। और सबसे बढ़ के ये है कि वो कोई भी ग्रेसफुल नहीं इसको समझ रहा होता, कोई भी जेंटलमैन जो है वो इसको अच्छा नहीं समझ रहा होता। और वक्त की जितनी मुसीबतें और बुलाएं हैं वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आती हैं। अच्छा, ये तमाम लोग जो शो ऑफ करते हैं इस तरह का, इनको क्या मिल रहा होता है? डोपामिन प्रोड्यूस हो रहा होता है, कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होता है? डोपामिन भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, बल्कि आपकी जो बुक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, उसमें भी ये चीज़ें हैं कि आप यूनिवर्स को और अल्लाह ताला को जो चीज़ हम दिखाते हैं वो चीज़ रिवर्स होके हमारे पास आती है। और वो हम अच्छी एनर्जी देते हैं तो अच्छी चीज़ हमारे पास आती है, नेगेटिव एनर्जी देते हैं तो यूनिवर्स नेगेटिव एनर्जी को पिक करती है। और जिस चीज़ को हम फॉर एग्जांपल शो ऑफ पावर करते हैं तो वो एक नेगेटिव एनर्जी है, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। और जिसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, लॉ ऑफ कर्मा भी कहते हैं, तो वो रिटर्न होके आपके पास वापस आता है। बिल्कुल सही। और ईगो की आपने बात की, मेरा पर्सनल बिलीफ है कि ईगो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ग्रैटिट्यूड। हाँ, उन लोगों में शुक्रगुजारी होगी उतनी ईगो कम हो जाएगी। वाह, ग्रैटिट्यूड जो है वो उन लोगों में बहुत कम होता है। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ईगो वाले लोगों में कम होता है। जी, उनमें कम होता है। बड़ी खूबसूरत बात आपने की है। ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोपोर्शन आपने बनाया कि जिसमें ईगो ज़्यादा है उसमें शुक्रगुजारी कम है, और जिसमें शुक्रगुजारी है उसमें ईगो नहीं होगी, हम्बलनेस होगी। और हम्बलनेस जो है वो इस कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी एक खूबी और सिफ्त है। और हम्बलनेस से आपके 100 मसले हल हो जाते हैं, 100 मुसीबतें टल। बल्कि मैं कहता हूँ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का अगर कोई वन लाइनर सीक्रेट है ना, एक लाइन में अगर मैं कोई सीक्रेट बताऊँ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, फड्डों को, मसलों को मुकाने का, तो वो आपके अंदर हम्बलनेस और आजी है। अगर ये आप में मौजूद है, आपके बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। अच्छा, अब एक और एस्पेक्ट आ जाता है जी। ये जो है ना जी जुमला है हमारे पीरो मुर्शिद वासिफ अली वासिफ साहब का। आपका फरमाना ये है कि जिस शख्स में ज़ाती खूबियाँ ना हो, ज़ाती खूबी ना हो, वो अपने घर, गाड़ी, हर चीज़ की तारीफ चाहता है, शो ऑफ करता है। यानी उसका दिल करता है कि जी वो दूसरों को घर दिखाए, गाड़ियाँ दिखाए, चीज़ें दिखाए और लोग उससे इम्प्रेस हों। ये ज़ाती खूबियाँ जो हैं ये पैदा करना कितना ज़रूरी है? शख्सी खूबियाँ कह लीजिए, मसलन करैक्टर की पूरी लिस्ट बनती है वैल्यूज़ की, फिर आपकी स्किल्स की लिस्ट बनती है, फिर आपकी शख्सियत, फिर आपकी पर्सनैलिटी, आप सब चीज़ों का एक मजमूआ है। आदतें हैं, आपकी सोच है, आपका रवैया है, आपका कंडक्ट है। ये सब चीज़ें होना क्यों ज़रूरी है? अगर ये ना हो तो फिर अल्टीमेट तो शो ऑफ ही है, या आपने बड़ा घर दिखा के तो आपने बताना दुनिया को। मतलब बंदे का अपना कद कहते हैं 5-6 फुट होता है, ईगो का साइज इतना बड़ा होता है कि वो बाज़ का डालों में नहीं आ सकता। बंदे का अपना कद काट छोटा होता है, उसका ईगो का साइज इतना बड़ा होता है कि वो कई कनालों के घर में भी नहीं आ सकता। तो ये जो एक अप्रोच है ज़ाती खूबियाँ बढ़ाना,
ये कितना ज़रूरी है? देखें, इसको मैं रिलेट करूँगा लॉ ऑफ वैलिडेशन से। एक है एक्सटर्नल वैलिडेशन, एक है इंटरनल। इंटरनल वैलिडेशन रिलेटेड है मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड में, जो टॉप पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है। जो आप बात कर रहे हैं वो है मोर लाइक एक्सटर्नल वैलिडेशन, जिसमें हम लोगों से वैलिडेशन चाहते हैं, और वो वैलिडेशन कभी ख़त्म नहीं होती। शुरू होती है आपके दोस्तों से, फिर आप अपने कॉलेज में जाते हैं आपके कॉलेज मेट से, फिर अपने स्पाउस से, फिर बच्चों से, फिर और लोगों की तरफ जाती है। ये एक नेवर एंडिंग विशियस सर्कल है, बिल्कुल ठीक, ये चलता रहता है। बिल्कुल ठीक जी। और जहाँ तक बात आई वैल्यूज़ की, वैल्यूज़ पे आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत फोकस है, लोगों में भी बहुत फोकस है। वैल्यूज़ जो हैं वो जनरली आपकी बहुत छोटी एज में डेवलप हो जाती हैं और वो नॉर्मली चेंज नहीं होती। बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल, अगर आपने अपने बचपन में किसी चीज़ की कमी देखी है या अब आपने अपने पेरेंट्स में कोई चीज़ देखी है, तो वो काफ़ी हद तक आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। बिल्कुल सही। तो इसमें पेरेंटिंग का बहुत ज़्यादा रोल आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। और फिर जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपका जो नेचर है और नर्चर दोनों हैं, फिर आपके इर्द गिर्द के जो पीयर्स हैं, उन लोगों की तरफ से आपके ऊपर एक प्रेशर, तो मैं नहीं कहूँगा, प्रेशर भी होता है, लेकिन एक इनपुट आती है जिसकी वजह से आपके अंदर, आप इर्द गिर्द देखते हैं किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो आपके अंदर वो डिज़ायर पैदा होती है। और वो डिज़ायर पैदा होने की बहुत बड़ी वजह ये है कि आप एक्सटर्नल वैलिडेशन की तरफ जाते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस या टाइम नहीं देंगे तो उनमें एक्सटर्नल वैलिडेशन की डिज़ायर ज़्यादा पैदा होती है। बिल्कुल ठीक जी। और वो फिर सारी ज़िंदगी उनके साथ चलती है। ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, ये कॉम्प्लेक्स रहेगा, और ये फिर आगे वो अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करने के भी चांसेस। बिल्कुल सही जी। मैं मंजर भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब सुनने वालों का शुक्रिया। और जो कह लीजिए बड़े बड़े 2-3 अहम मैसेज है ना, उसमें से एक मैसेज ये है कि हमें अपने बच्चों में इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा नहीं करना चाहिए, और उसका हल और सोल्यूशन ये है कि आप उन्हें टाइम दीजिए। दूसरी बात ये है कि जितनी सिक्योरिटी कंपनीज़ हैं जिन्होंने गार्ड्स भर्ती किए हुए हैं और वो गार्ड्स देते हैं, पहले तो ये जो पैकेज वाला वर्ड है ना जी, एक गार्डों का पैकेज हमसे ले लें, मैं सख्त इसको यकीन करें कंडेम करता हूँ। ये बड़ा ज़्यादती वाली बात है, ये हमारे कोई कल्चर का कहाँ से हिस्सा बन गया, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसको स्टेट को भी डिस्करेज करना चाहिए, इसको एज बिजनेस करने वालों को भी डिस्करेज करना चाहिए कि ये क्या किस काम में पड़ गए हैं। अच्छा, तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है उसका भी साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाना चाहिए। मैं आपको बताता चलूँ, आज से 2-3 साल पहले मेरी टीम में कुछ 60-70 लोग हैं, मैंने उन सब का जी साइको एनालिसिस करवाया, ठीक है, टेस्ट करवाया, डॉक्टर आमना मौजम ने किया। कुछ लोगों का उन्होंने मार्क किया कि इनके साथ प्रॉब्लम्स हैं, और वक्त ने साबित किया कि वो मसले सही नहीं। अच्छा, हाँ जी, उन्होंने बस एक मेरे से कमिटमेंट लिया, और आप जानते हैं हम ये कमिटमेंट अपने क्लाइंट से ले लेते हैं कि अगर आप अपने ह्यूमन रिसोर्स की असेसमेंट हमसे करवा रहे हैं तो उसका जो कॉन्फिडेंशियल पार्ट है वो आप पब्लिक नहीं करेंगे, या उसको आप उसको नहीं देंगे। बाज़ औक़ात आपको हैंडल नहीं करना आता, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको किसी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, उसको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, उसको किसी थेरेपी की ज़रूरत है, तो बजाय आप खुद हैंडल करें फिर आप उसको रेफ़र कर दें। तो उन्होंने कुछ 3 लोग ऐसे थे उसमें से जी, जिन पे मार्क किया उन्होंने, जिनके साथ को प्रॉब्लम है, और ऐसा प्रॉब्लम है जो इनके आने वाले वक्त में इनके लिए तो मसला होगा ही होगा, लेकिन ये जहाँ पर होंगे वहाँ पर भी मसला होगा, और वक्त ने ऐसा साबित किया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने ह्यूमन रिसोर्स की असेसमेंट लाजमी करवाएं आप। उनकी जो साइकोमेट्रीज़ हैं, उनकी जो पर्सनालिटी टेस्ट हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनमें कोई कमी शख्सियत में क्या पाई जाती है, फिर खुदा न खास्ता अगर किसी में कोई क्रिमिनल ट्रेंड पाया जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आज की थी, जिसको मंजर साहब ने भी सेकंड किया है, कि आप में ज़ाती खूबियाँ होनी चाहिए, और ये ज़ाती खूबियाँ पैदा होती हैं आपकी तरबियत से। वैलिडेशन का जो वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी शख्स जो कहीं पर भी पहुंचा, किसी भी मकाम पे पहुंचा, उसको किसी ने वैलिड किया जी, उसको किसी ने ऐसे थम्स अप करके, कंधे पे हाथ रख के, थपकी दे के, तारीफ़ करके, वेल डन कह के वैलिड किया। तो ये जो वैलिडिटी है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक सोसाइटी में अच्छी चीज़ों की वैलिडिटी नहीं आती और वैलिडेशन नहीं होती, यकीन कीजिए इस सोसाइटी में कुछ बदलने वाला नहीं है। हम ये शो ऑफ कल्चर को डिस्करेज करके और छोटी छोटी वैल्यूज़ को इनकरेज करके एक बहुत बड़ी तब्दीली पैदा कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।